रक्त, और सर्कुलेटरी का मतलब होता है परिसंचरण, और परिसंचरण का मतलब होता है एक जगह से चलकर दूसरी जगह तक जाना फिर आना, यानी उसका सर्कुलेशन होना, है ना। अगर आप यहां से गए और घूम घाम के आए तो लोग कहेगा कि सर्कुलेट कर लिए, घूम घाम लिए, सर्कुलेशन हो गया। तो इसका मतलब ही होता है कि सर्कुलेट करना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। अब कोई भी एक जगह से दूसरी जगह अगर सर्कुलेट कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होगा। नहीं, सुबह में ही अगर कोई विचरण कर रहा है, कोई आ रहा है, तो किसी उद्देश्य के तहत ना आ रहा होगा। ऐसा नहीं ना कि राजाई में से निकला होगा, आंख बंद किया होगा, सर्कुलेट कर रहा है। वो किसी ना किसी उद्देश्य के तहत वो घर से निकला। आप ही जो निकले हैं, निकलने को मन नहीं कर रहा था, लेकिन उद्देश्य था ना एक, कि जाना है निहाल सर के क्लास करना है, ये उद्देश्य था आपका। अगर कोई सुबह में उठ के जॉगिंग कर रहा है, इसका मतलब कि उसका उद्देश्य है कि मुझे जॉगिंग करनी है। अगर कोई बहुत दूर से कहीं जा रहा है तो उसका उद्देश्य है। तो यहां भी आपकी जगह कोई अगर सर्कुलेट कर रहा है, कोई विचरण कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, तो दौड़ने वाला कौन है? ब्लड, यानी रक्त। तो क्या ये यूं ही दौड़ रहा है? ये तो यूं ही नहीं दौड़ा है। वो जो साहिर लुधियानवी की ये बात नहीं, निदा फाजली की जो बात थी कि यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कुछ शाम भी घर रहा करो, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा, अभी बाकी है, कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तुम तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। इश्तिहार सी लगती है मोहब्बत की सारी कहानियां। इश्तिहार मतलब अखबार। इश्तिहार से लगती है मोहब्बत की सारी कहानियां, जो लिखा नहीं वो पढ़ा करो, जो पढ़ा नहीं वो सुना करो, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो भैया ये नए मिजाज की जो बातें हैं, जैसे मान लिया आप ही का मित्र हैं और आपके बगल में बैठे हुए हैं, और कल इनका आईएएस में हो गया, ये पटने के डीएम बन गए। नहीं, मैं तो चाहता हूं कि जितने लोग हैं सब लोग अपनी मंजिल में कामयाब हो, और सभी दुआएं शुभकामनाएं हैं। मैं एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। मान लो कि अपेक्षा के दोस्त जो है ये पटना की डीएम बन गई, और अपेक्षा इन किन प्रकारेण ऐसा न हो, इन किन प्रकारेण ये डीएम न बन के किसी और पोस्ट पर कहीं है, उसको ये पता नहीं कि ये भी मतलब कि कामयाब। अभी जैसे ये देखिए डाक बंगला के पास, उसको बोले अरे ये तो मेरी दोस्त थी, मेरे साथ बैठती थी, अब ये आओ ना देखी ताओ, और अपेक्षा जाके जो है कि तुरंत उसको क्या की, अरे सुनो सुनो, गला मिलने की कोशिश, तुरंत जो बड़ी गाल बोलो जी, वो भी पहचानने से इनकार कर जाएगी, समझ रहे कि अपेक्षा ही है, पहचानने से इनकार कर जाएगी। इसीलिए कहा गया कि यूं ही बेसबब न फिरा करो, किसी के गले भी तपाक से न मिला करो। ये सारी चीजें आए बाबू, मैंने अब तक 45वां सावन हमने देखा है नहीं, और एक रूम में रहने वाला आदमी आज कमिश्नर बन गया है नहीं, हम किसी अन्य जगह पर हैं। तो
उसकी अपनी लायबिलिटी है, और अगर हम चाहें कि वो अगर है कहीं पर तो जाके तुरंत जो है, तो ये संभव नहीं है। हो सकता है कि मैसेज करे तो मैसेज को जवाब नहीं दे, उसके पास अपनी लायबिलिटी है ना। तो ऐसी बातें नहीं है। इस समय लगता है कि अरे यार हम लोग तो छोड़ेंगे ना, हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक, लेकिन जैसे ही तुम यहां से निकलोगे 2 साल 4 साल बाद जो है कि यादें धुंधली बनती चली जाती। तो ये हो रही। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बातें यूं ही बेसबब वाली जो आई, तो चूंकि ये बेसबब ऐसे नहीं संचरण कर रहा है, ये रक्त जो है उसके संचरित होने का, उसको हमारे नसों में दौड़ने का कुछ ना कुछ कारण होता, तभी ये दौड़ रहा है। कारण नहीं होता तो नहीं दौड़ता। इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि इसको शरीर के विभिन्न अंगों तक खनिज, लवण, जल, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ऊर्जा, सारी चीजों को पहुंचानी है। और जो बाई प्रोडक्ट है, जो विषाक्त चीजें हैं, जो अपशिष्ट चीजें हैं, जो वेस्टेज हैं, उसको लेके भी आना है। इसलिए ये दौड़ रहा। अब रही बात कि ये जो दौड़ रहा है रक्त हमारी नसों में, तो आखिर इसके पास कौन सी गाड़ी है? इसके पास कोई गाड़ी होगी ना ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। तो इसके लिए वाटरवेज है। क्या है बाबू इसके पास? इसके पास वाटरवेज है, यानी इसके पास जल मार्ग है। ये न तो वायु मार्ग से दौड़ रहा है, न रोडवेज है, बल्कि ये वाटरवेज है। और वाटरवेज के रूप में इसमें क्या मौजूद है भाई? तो इसमें 90 से 92%, 90 to 92% इसमें वाटर मटेरियल्स, पानी इसमें है। और ये 90 से 92% जो पानी है वह किसके रूप में मौजूद है, किसके साथ है? तो चूंकि हम लोग ये जो ब्लड देख रहे हैं बाबू, इस ब्लड का 55% प्लाज्मा के रूप में मौजूद है ना बाबू? इसके रूप में मौजूद है, प्लाज्मा के रूप में। और ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में 90 to 92% जो है वह आपको वाटर, पानी, और जो रेस्ट ऑफ 45% बच रहा है यही हमारा ब्लड सेल है। क्या है बाबू? यही हमारा ब्लड सेल है, रक्त कोशिकाएं। अब इन 45% रक्त कोशिकाओं में तरह तरह के इसमें प्रोटीन है, इसमें जो है कि एमिनो एसिड है, इसमें और भी मिनरल्स इसमें मौजूद हैं। तो सारी चीजें मिलकर जो है ये ब्लड सेल के रूप में मौजूद है। ये 45% है और ये प्लाज्मा 55% है। और इसी प्लाज्मा में ये जो ब्लड सेल है वह तैर रही हैं और तैरते हुए एक जगह से दूसरे जगह तक अपना सफर को तय करती है। अब रही बात कि ये जो सफर तय कर रही है ये ब्लड कर रही है किसके सहारे? प्लाज्मा के सहारे। प्लाज्मा में क्या है? पानी। तो आखिर यह पानी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में यकीनन कोई ना कोई मदद तो जरूर करता होगा, सपोर्ट तो जरूर करता होगा, ढकेलता तो जरूर होगा। कई बार ऐसा होता था कि नदी बह रही है, नदी के किनारे जो है कि ऊंचा सा गड्ढा है, तो दौड़ के आदमी आता था और ऊंचा पर से जो है कि नदी एकदम लबालब है, पानी भरा हुआ है, छलांग मारता था आदमी।
उसी में जो है लोग एक से कलाबाजी करता था, क्योंकि पानी में गिर रहा था उसको चोट नहीं लगेगी। अब कई बार ऐसा होता था कि कोई आदमी जो है कि आता था, कोई लड़का आके रुक जाता था, डरता था नहीं यार हमसे नहीं होगा, तब पीछवा से वो सपोर्ट कर देता था, ढकेल देता था, नहीं बाबू, तो पता चला ढब से पानी में गिरा। तो यहां भी ब्लड को कोई ना कोई ढकेलता होगा, सपोर्ट करता होगा। तो इस ब्लड सेल्स को ढकेलने वाला, फोर्स लगाने वाली जो शक्ति है, वह शक्ति हमारे हार्ट के रूप में मौजूद है, हमारे हृदय के रूप में मौजूद है, क्योंकि वह हृदय ही क्या है, मोटर है, मोटर पंपिंग है, वह पंप करता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। अब रही बात कि मैंने कहा कि ये देखिए, जैसे कि यही जो है बाबू, ये हृदय है, यही हार्ट है, और यह हार्ट हमारा मोटर पंप है ना। और इस मोटर पंप से ये देखिए, इस मोटर पंप से हमने ये देखा आपसे कि ये हमारा हार्ट है, और इस हार्ट से हमारी जो आर्टरीज है, तो आर्टरीज के जरिए यहां से ब्लड को पंप किया गया, हार्ट से पंप किया गया, और आर्टरीज के जरिए ये हमारे ऑर्गन्स तक गया। और चूंकि इसमें क्या था, ये ऑक्सीजन मौजूद था, तो ऑक्सीजन को लेके वहां तक गया, वह ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को तोड़ा, तोड़ने के बाद उसे ऊर्जा में कन्वर्ट किया, और जैसे ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ तो वह ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में CO2 के रूप में तैयार हुआ। तो यहां तक जो हमारा प्योर ब्लड गया, ये हमारा बाबू जो प्योर ब्लड यहां तक गया, ऑर्गन्स तक इस्तेमाल हो गया, तो फिर यहां से इम्प्योर ब्लड फिर हमारे हृदय तक जा रहा, इम्प्योर ब्लड। और इम्प्योर इसलिए है कि अब यहां पर CO2 की जगह जो है, O2 की जगह यहां पर ब्लड में CO2 की मौजूदगी। अब यह CO2 हमारे हृदय में चला गया, और हृदय में से जाने के बाद इसकी पंपिंग हुई, और ये पंपिंग के बाद ये CO2 चला आया हमारे लंग्स में। यहां हमारा क्या है, ये लंग्स है, ये यहां पर गया, और जैसे यहां से लंग से इसके साथ सांस लेने के दौरान जो O2 मिला, जो मैंने बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो जैसे इसमें O2 मिल गया, तो यह ब्लड अब क्या हो जाएगा बाबू, शुद्ध हो जाएगा। और इस तरह से ब्लड यहां से चला, यहां आया, यहां से यहां गया, यहां से आया, और इस तरह से इस रक्त का सर्कुलेशन होता रहता। लेकिन इस सर्कुलेशन के दौरान, ब्लड सर्कुलेशन के दौरान, इसमें चूंकि ब्लड सेल है, रक्त कोशिकाएं मौजूद हैं, तो जितनी भी रक्त कोशिकाएं हैं उनकी भी अपनी एक लाइफ होती है, उनका भी अपना जीवन है। जैसे हम ही लोग हैं, अगर हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग आजीवन ऐसे ही सर्कुलेशन हमारा होता रहेगा और हम लोग जीवित रहेंगे, ऐसी बातें नहीं। आदमी मुसाफिर आता है और जाता है। आज आप बैठे हुए हैं, इस जगह पर कोई और बैठेगा,
इस दुनिया में अभी आप हैं, आपकी जगह कोई और आएगा। हमसे पहले कोई और था, उनसे पहले कोई और था, लेकिन सब लोग अपना एक अधूरा सपना लेकर ही इस दुनिया से रुखसत होता है। कभी किसी के सपने पूरे नहीं होते, कुछ न कुछ ख्वाहिशात बाकी रह जाती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होते तो कैसा होता, जी चाहता है दुनिया के हर रस मिटा दे। हम दोनों के बीच जो दीवार है आज गिरा दें, क्यों सुलगते हैं दिल में अरमान, लोगों को बता दें कि हाँ हमको सचिन से प्यार है, प्यार है, प्यार है। और यही बात इधर भी है, यही बात उधर भी। तो कहने का मतलब ये है कि दिल में ख्वाहिशात दबे के दबे रह जाए। अच्छा, वो सोच रही है ना कि अरे बाप, ये नया ट्रेंड शुरू हो रहा नहीं आए वाव में ना आए तो नहीं, चूंकि हम तो एक संकेत के रूप में, सिंबल के रूप में मैंने सचिन का नाम लिया है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो और हम तो एक खुली सी किताब है बाबू, ये नहीं कि मुंह में कुछ और है मन में कुछ और है। ये सभी जो स्टूडेंट है मेरे बहुत ही प्रिय हैं, बहुत ही प्रिय। ये जो शागिर्द हैं एकदम पुत्रवत हैं, मित्रवत हैं। ऐसा व्यवहार होना चाहिए, है कि नहीं? ये नहीं कि रात में फोन लगा दिए, अरे बबनी का हाल चाल बा। नहीं, एगो थी बच्ची, यहीं की थी वो। कॉलेज में हम थे, रात के 11 बज रहा था और हम उस दौरान कॉपी जल्दी जल्दी चेक कर रहे थे। फोन आया उन नंबर से। मैंने कहा कि हेलो, तो निहाल सर बोल रहे हैं। हम लोग कि जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? तो सर हम अमुक जगह से और अमुक में बोल रहे हूँ, पता नहीं पहचानते हैं? नहीं तो पहचान तो नहीं पा रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या कोई बात है क्या? तो नहीं बस सर यूं ही जो है कि आपका नंबर मिला तो सोचे कि थोड़ा सा हाल चाल ले ले, बात उत कर ले। तो मैंने कहा कि हाँ हाल चाल एकदम मेरा ठीक है बाबू, एकदम बढ़िया है, आप लोग ठीक हो ना? तो हाँ जी जी सर ठीक है। तो हम लोग ठीक है। तब मैंने काट दिया फोन, फिर करी, बोले कि सर और बात करना चाह, अच्छा लग रहा बात करके। तो मैंने कहा कि बुआ समय जो है कि रात के 11 से ज्यादा हो रहा है, इस समय तुमको अच्छा लग रहा है लेकिन हमको कतई अच्छा नहीं लग रहा है ना। क्योंकि भाई हम लोग वन मैन आर्मी है, हम लोग बहुदेशीय परियोजना नहीं है, मेरा बस एक ही है ना। हाँ, तो ये चीजें खैर बाय द वे। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि इस तरह से बोला, ए रिया तुम बड़ी बतियाती है, दोनों करिश्मा और रिया आए बैठा देंगे, समझ जाओ अलग अलग। तुमको कोई दिक्कत तो इधर बैठाएंगे तो और अच्छा है। चलो, वो भी लड़की दिल की बड़ी साफ है, नो डाउट, है ना। ऐसा नहीं कि बोला अरे बाप रे सर का बोल दिया, अरे बाप रे बाप उधर, तो ऐसी बात है। चलो ठीक। हाँ रे बाबू का कुछ बोले हैं? नहीं ना बोले हम का। चलो, तो खैर बाय द वे, तो मैं कह रहा हूं बाबू कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, तो इस ब्लड के सर्कुलेशन में अगर आप देख रहे हैं कि सबसे केंद्रीय स्थिति किसकी है, जो सर्कुलेट करने में सबसे ज्यादा जिसका कंट्रीब्यूशन है वह है हमारा हार्ट, है ना। यही जो हृदय है, यही जो हमारा हार्ट है,
इसी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने में। इसका हमारी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। हमारी भावनाएं इस पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन यकीनन दिल धड़कता है। लोग कहते हैं ना, फूल और कांटे में था ये किसमें कि तुझे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान निकलती। हाँ, नहीं, जान निकलती है। ये जन्नत की कोई हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की, उसमें था ना। तो तुझे देख मेरा दिल धड़का, और कई बार जिसको आप बेइंतहा चाहते हैं अचानक देख लेते हैं तो दिल धक से किया करता है बाबू। आए, अरे किसी को चाहोगे तब ना करेगा, नहीं तो तुरंत, या किसी खौफनाक चीज को देखे, दर्दनाक चीज को देखे, अरे बाप रे बाप, चल भाग भाग यहां से भागो, तो दिल धड़कता है। लेकिन इस धड़कने के पीछे जिसका मेन रोल है वो हमारे मस्तिष्क का। आंखों ने देखा, रेटिना पर इमेज बना, इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचा, और वहां से हमारे स्पाइनल कोड के माध्यम से इंफॉर्मेशन दिया गया कि रे बबुआ धड़क, तब जाके वो धड़कता। तो धड़कने का मतलब यह है कि अचानक इसकी जो रिदम होती है वो अचानक तेज हो जाती है। और हमारे वैसे भी जो हार्टबीट है उसका एक साइकिल होता, हार्टबीट की क्या होती है, एक साइकिल होती है। हमारी जो हार्टबीट है उसकी क्या होती है बाबू, एक साइकिल होती है। और इस साइकिल का जो ड्यूरेशन है, बोल रिया जूलॉजी है तुम्हारा, ओ वेरी गुड। तो एक हार्ट बीट साइकिल का ड्यूरेशन होता है 0.8 यानी 0.8 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड भी नहीं, आधा सेकेंड भी नहीं, बल्कि 0.8 सेकेंड में हमारा जो हार्ट बीट है वह एक साइकिल पूरी कर लेता। और इस साइकिल में दो शब्द शामिल होते हैं, लब एंड डब, लब एंड डब। इसमें जो शामिल है बाबू, लब एंड डब, लब और डब। लब जो होती है, जो आती है, लब डब, लब डब। तो ये जो एक लब और एक डब हुआ, इसको पूरा होने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है, इसी को हार्टबीट साइकिल कहते हैं। अब चूंकि यही जो साउंड है, जो लब यानी जो जिंदगी आई, इसी का अपभ्रंश है लब, इसी से बना है लब, इसीलिए लोग कहता है लब, है ना। और लब का संबंध दिल से, क्योंकि जब हम लोग स्टेथोस्कोप से, किसे बाबू, स्टेथोस्कोप नाम सुने हो ना, स्टेथोस्कोप से जब हृदय की धड़कनों को सुनोगे आप, जैसे कि जिसको गांव में लोग आला कहता है डॉक्टर लोग, हाँ, स्टेथोस्कोप चांद देखेगा, हाँ चला। अच्छा, इसमें ऐसा थोड़े है कि कोई कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का। तो खैर भाई, तो स्टेथोस्कोप से, ईशा तबीयत ठीक नहीं है, ठंडा लग रहा है, तो थोड़ा सा और 2-4 को पहन लेती है।
है ना। हाँ देख बाबू, प्राण में प्रतिष्ठा नहीं गंवाना है, बाहर निकलो, टोपी मफलर उफलर बढ़िया से लगा लो, भले ही देखने में चोरे लगो क्यों नहीं रोड पर, लेकिन वैसा ही करो। हम भी क्या किए कि टोपी पहन लिया, उसके बाद मफलर बांध के सिर्फ आंख दिख रही थी, और उसके बाद इसका भी हुडी का भी टोपी लगा लिए, तो भाई बोल रहे हैं कि आप एकदम चोर दिख रहे हैं। हाँ बाबू क्या बोले हो? तो उन्होंने कहा कि आप एकदम चोर लग रहे हैं। सुन लो पहले, उन्होंने कहा कि चोर लग रहे हैं, तो हम बोले कि बाबू, घर में बाबू ये कहते हैं, तो बोले कि बाबू अगर हम चोर नहीं लगते तो कैसे चुरा पाते? नहीं। तो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट से लाइफ पार्टनर खुश हो जाता है, और थोड़ी थोड़ी खुशियां बांटने से जो है प्यार बढ़ता है ना। तो खैर भाई देव, क्या चीज, क्या सचिन? देखो सुबह में कुत्ता दोही के पीछे पड़ता है। सुन लो पहले, यूनिवर्सल ट्रूथ बता दे रहे, कुत्ता सुबह में दोही के पीछे पड़ता है, एक जो है कि कूड़ा चुनने वाले का, और दूसरा मास्टर के। क्योंकि मास्टर भी सुबह सुबह बेचारा कहीं क्लास लेने जाता है, तो अगर मान लो कोई पैदल जा रहा है और लफर दफर करते हुए जा रहा है, तो कुछ उसके पास भी जो घूं घा करना शुरू कर देता है। एगो तो कुड़वा चुनने वाला है ना। और खासकर जहां पर बहुत ही अर्ली क्लास अगर शुरू होती है, 6 बजे से हो जाती है, 5 बजे से हो जाती है, तो वहां तो पक्का काट लेगा एकदम, है ना। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं था, वो करतार के टीचर थे, अभी वो इसमें है औरंगाबाद में, वहां पर उनका हो गया था, एपीपी में हो गया था, तो प्रोसिक्यूटर ऑफिसर में हो गया था। तो वही बोलते थे कि दोही के पीछे कुत्ता सुबह में भागता है, वो कूड़ा चुनने को लग पास है, वो करतार के मास्टर के पास, वो करतार के मास्टर बोलते थे क्योंकि करतारे में थे। तो स्टेथोस्कोप से जब हम हृदय की धड़कनों को सुनते हैं, तो उसकी जो आवाजें आती है वह आती है लब और डब की। और जब हम इसे ईसीजी करते हैं, जब हम लोग ईसीजी करते हैं, जो कार्डियोग्राफ हमारा जो बनता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो बनता है, तो उस पर ये जो आता है इस तरह से, ए भैया इधर घुसको ना, आजा। हाँ घुसकना समझते हो ना? हाँ खिसकना नहीं रे बाबू। हाँ तो ये इस तरह से, ये ईसीजी में इस तरह से उसका इंडिकेशन होता है। अगर ये ज्यादा इस तरह से अगर हो रहा है बाबू, तो समझो कि ये अफरा तफरी में है, पूरा एकदम किए हुआ, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर इस तरह से है, इस तरह से है, तो ये बुढ़ऊ का है, लब डब लब डब, समझा। आ जो बचवा सबका होगा, जो बचवा सबका होगा, बचवा सबका उसका और भी तेजी से है ना, लब डब लब डब लब डब लब डब किए जाएंगे। और तुम्हारा जो है लब डब लब डब लब डब लब डब, इस तरह से होगा। और अगर ये ऐसे होते होते सीधी अगर जा रही है, तो तब वो जिसकी हो रही है, तो यही बात कहेगा कि तेरी दुनिया से मैं होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला।
नहीं, तो अब जो है वो बहुत दूर चला जा रहा है। अब चूंकि क्या होता है कि हमारी धड़कनें जब इस तरह की सुस्ती में आ जाती हैं, जब धड़कनें धीरे पड़ जाती हैं, जब हमारी धड़कनें भावनाओं का लिहाज करने लगती हैं, तो उस कंडीशन में उनको नमक की जरूरत होती है। सोडियम का सलाइन उनको चढ़ाया जाता है। सोडियम जो होता है ना, तो सोडियम का सलाइन चढ़ाया जाता है, क्योंकि सोडियम जो होता है, जो नमक जो होता है, हमारे ब्लड को पतला करने का काम करता है। और जब ब्लड पतला होगा तो उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। आप ऐसा कीजिए कि अपने अपने घर जाइए और इस तरह का कोई टेबल हो, थोड़ा सा तिरछा हो, और यहां से जो है कि आप पानी गिराइए, और इसी तरह के तिरछे टेबल पर जो है आप क्या कीजिए कि घी गिराइए। एक पर घी गिराइए, एक पर तेल गिराइए, पानी गिराइए। तो दोनों में जो गाढ़ा होगा, तो गाढ़ा होने वाले का रफ्तार कम होगा, और जो पतला होगा उसकी रफ्तार ज्यादा होगी। तो जब हमारा ब्लड अगर पतला हो जाएगा तो उस कंडीशन में उसकी रफ्तार दौड़ने की बढ़ जाएगी। इसीलिए बचपन में क्या होता था कि आदमी अगर मूंगफली वगैरह खा रहा है, या तो मूंगफलियां कम खाता था, नमकवा ज्यादा चटता था। अभी भी नहीं बाबू, काला नमक वगैरह हो तो ज्यादा चाटता है, खास करके लोग ज्यादा चाटती है लोग नमक। तो माँ कहती थी कि अरे बेटा नमक मत खाओ, खून पानी हो जाएगा। माँ कहती थी, माँ मेरी साइंस नहीं पढ़ी है, लेकिन माँ ने कहा कि खून पानी हो जाएगा। और अब समझ में आता है कि सही में ये सोडियम जो होता है ब्लड को पतला करता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति का जो ब्लड का प्रेशर है, और ब्लड को प्रेशर में हमेशा Hg के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है, मरकरी के प्रेशर से उसको मापा जाता है। चूंकि जो एस्फैग्मोमैनोमीटर होता है, एस्फैग्मोमैनोमीटर नाम सुने होंगे, जिसे ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट किया जाता है। डॉक्टर साहब चर से बांधते हैं यहाँ पर, अब पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं, और वो जो मीटर लगा रहता है उस पर वो उठता है। वो जो उठ रहा है एक्चुअली में उसमें मरकरी भरा हुआ रहता है। तो यहां से जब इसको प्रेशर डालते हैं और इसको देखते हैं कि ये कहां तक प्रेशर ब्लड का जा सकता है, तो वह मरकरी जो नीचे से ऊपर उठ रहा है, तो एक्चुअली में उसी के दबाव को उस पर जो है इंडिकेट किया जा रहा है। इसलिए उस मरकरी के प्रेशर की वजह से यहाँ Hg लिखा जाता है। और किसी स्वस्थ व्यक्ति का जो प्रेशर होता है 120/80 होता है, सिस्टोलिस और डायलिसिस। तो ये चीजें जो होती है कि ये आपको संकुचन के साथ कितना दबाव है, और अगर 120 तक ही ये पारा चढ़ पाया, उससे ज्यादा नहीं चढ़ पा रहा है, इसका मतलब कि आपको प्रेशर ज्यादा नहीं है, प्रेशर आप जो नॉर्मल है वो नॉर्मल प्रेशर है। और छोड़ने के बाद भी अगर आपको जो है कि यहां तक आके रुक जा रहा है, इसका मतलब कि आप एकदम नॉर्मल है, आप एकदम स्वस्थ हैं, आपका प्रेशर ज्यादा या कम नहीं है। यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए ये 120/80 होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 120/80 होनी चाहिए। और उसको 120/80 के बगल में देखिए कि Hg लिखा रहता है, जो मरकरी का रासायनिक सूत्र है Hg, है ना बाबू? वही ना है। जैसे कि आप सोडियम का क्या है रासायनिक फॉर्मूला? Na है ना? तो उसी तरीका से जो है कि ये उसका Hg होता है। और इसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके माध्यम से हम लोग मेजरमेंट करते हैं ब्लड प्रेशर को, उसका नाम है एस्फैग्मोमैनोमीटर। एस्फैग्मोमैनोमीटर, उसके माध्यम से हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं। अब रही बात कि ये हमारा
जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, इसमें जो मेन रोल होता है बाबू, जो मेन रोल होता है वह होता है किसका? मेन रोल होता है दिल का। इसका शेप थोड़ा सा पान के पत्ता की तरह होता है, इसलिए लोग पूरा एकदम पान के पत्ता ही बना देता। लेकिन अगर दोनों इस तरह से हम मुट्ठी कर ले इसे, तो जितना बड़ा ये बन के हो रहा है उतना ही बड़ा हमारा दिल है, उतना ही बड़ा हमारा दिल है। ऐसे ही है ये दिल, थोड़ा सा ऐसे यहां पर थोड़ा सा कर्व हुआ है। अब इसी को जो है कि लोग फोटो लोग खिंचवाता है तो एकदम पता नहीं कैसे ऐसे उंगली बना के ऐसे करके वो लोग देखिए बना दी। नहीं, तो एक्चुअली में ऐसे ही हमारा ये दिल है, दोनों मुट्ठियों को एक तरह से कर ले रहे हैं। अब रही बात कि ये दिल इतना है और इसका जो वजन है, इसका जो वेट है, वह वेट है कितना भाई? तो 300 ग्राम का दिल होता है। कितना? 300 ग्राम का दिल होता है, जबकि हालांकि महिलाओं में 285 ग्राम का दिल होता है। पुरुषों का जो दिल होता है बाबू, इनके दिल का वजन 300 ग्राम होता है और महिलाओं के दिल का वजन 285 ग्राम होता है, यानी 15 ग्राम कम होता है। 15 ही ग्राम कम होगा ना, 5 कहां से आ गया अचानक? तो अब देखिए, ऐसा नहीं कि इस तरह के जो विषमता है, इस तरह के जो डिस्पैरिटीज है, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। लोग कहता ना कि महिला और पुरुष के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। भैया हम लोग कहां कर रहे हैं? ये तो नेचर का देन है, ये तो नेचर ही कर रहा है भाई भेदभाव। नहीं, नेचर ही कर रहा है। आपके जितने ऑर्गन्स हैं, महिलाओं के ऑर्गन से आपका वेट थोड़ा सा ज्यादा होगा। आपका जो ब्रेन होगा, इनके ब्रेन की वजह से ब्रेन आपका वजन ज्यादा होगा, फंक्शन भी ज्यादा करेगा। ये अलग बात है कि महिलाओं का भी फंक्शन करता है ना? ऐसा नहीं सोच रहा, ये लोग सोच रहा अच्छा वो हम ही लोग का सिर्फ करता है, हो नहीं, गलतफहमी है। हाँ, लेकिन पुरुषों के दिल का वजन कितना है? 300 ग्राम, इसीलिए इनको बड़े दिल वाले कहा जाता है। नहीं, इसीलिए इनको बड़े दिल वाले। दिल फेंक, बड़ा है फेंकेगा, थोड़ा सा तुम लो, थोड़ा सा तुम लो, थोड़ा सा तुम लो, नहीं। लेकिन जिसका 285 ग्राम है, सुन ले बाबू, जिसका 285 ग्राम है, जिसके पास संसाधन ऑलरेडी कम है, मान लो कि इनके पास जो है कि पैसा बहुत कम है, इनको पता है कि 1 महीने का खर्च उसमें चल पाएगा। अब सचिन या कोई भी कहे कि यार चल ना पार्टी देना है, चल ना, तो ये बोले कि नहीं ना ना ना, मेरे पास जो है कि नहीं है, मेरे पास बस सीमित संसाधन है। लेकिन जिसके पास बेइंतहा है, अगर झूठे कोई कहे यार चल ना, बोले चल, क्या खाएगा, ले जाके पता चला 10 रुपया खर्चा कर दिया, चूंकि बेइंतहा उसके पास है। इसीलिए इनके पास ज्यादा है, ये लोग जो है कि थोड़ा सा तुम लो, थोड़ा सा तुम लो, थोड़ा सा तुम लो, एकदम मूंगफली बना के रख देता है। ये जो है, इसको आप 25 बार ट्राई भी कीजिएगा तो अचानक जो है कि ये तुरंत जवाब नहीं आएगा। 12 महीने तो कम से कम जो है कि आगे पीछे करने में लगेगा। नहीं, उसके बाद हो सकता है कि साल भर बाद हाँ में कुछ संकेत मिले। इसे लोग कहता है कि महिला कदम पहले बढ़ाती नहीं, मजबूर दिल से ना हो तो पास आती नहीं। फिल्म राम तेरी गंगा में ली, सुन सवा सुन प्यार की धुन का गाना का वो बीच की कड़ी थी। नहीं तो पहले हसीना कदम पहले बढ़ाती नहीं। क्यों? क्योंकि भैया यही थोड़ा सा है, सोच समझ के। ऐसा थोड़े है कि काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में,
एक टूट भी जाता तो फिर भी तकलीफ ना होती जीने में। तो ऐसा नहीं ना है कि 2 दिल है या इतना बड़ा दिल है कि थोड़ा सा टूटियो गया, क्रैको कर गया तो उसमें जो है कि साट लिए और उधर से काम चल रहा है। नहीं बाबू, ऐसी तो बातें नहीं है। तो ये रही बात दिल की वजन की, है ना। लेकिन ये दिल जो है बाबू, जितने आपके शरीर में ऑर्गन्स हैं, उन शरीर में इस तरह के कोमल अंगों में सबसे मजबूत अंग है। कोमल अंगों में सबसे मजबूत अंग है, क्योंकि ये जो हृदय है ये 2 मजबूत झिल्लियों से घिरी होती है, जिसे पेरिकार्डियल लेयर कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल लेयर। पेरिकार्डियल लेयर्स कहते हैं। और ये 2 झिल्लियों से घिरी होती है और उसके बीच में फ्लूइड भरा होता है। इसके बीच में फ्लूइड भरा हुआ होता है, क्योंकि इसकी हिफाजत, इसकी रक्षा, इसकी सुरक्षा नितांत आवश्यक है। क्वेश्चन पूछता है कि हमारा हृदय जिस मजबूत झिल्ली से घिरी होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको पेरिकार्डियल लेयर्स कहा जाता है। अब ये जो हमारा हृदय है पेरिकार्डियल लेयर है। अब अंदर से यह खोखली होती है और इसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 4 चेंबर होता है। इसमें क्या होता है बाबू? इसमें 4 प्रकोष्ठ है। ये एक ये है एट्रियम, ये भी एट्रियम, ये वेंट्रिकल और ये भी वेंट्रिकल। यानी कि ये हमारा, अगर हम ऐसे हो जाए तो ये हमारा लेफ्ट है, तो इसको हम कहेंगे कि लेफ्ट एट्रियम, है ना बाबू। ये हमारा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। उसी तरीका से ये हमारा राइट एट्रियम और ये हमारा राइट वेंट्रिकल। तो ये 4 चेंबर है। इसमें स्पेस है, इसमें स्पेस है, इसमें स्पेस है, इसमें स्पेस। अब रही बात कि आखिर यह जो हृदय है, मैंने कहा कि मोटर पंप की तरह ही काम कर रहा है। और इसमें आप देखेंगे तो और यहां पर देखिए, क्या हुआ? करे बुआ, ये देखिए। अब एक्चुअली में है क्या, देखिए ये देखिए, ये जो मैंने यहां पर इस चीज को बनाया, इस चीज को जो मैंने यहां पर ऐसे मैंने बनाया, तो एक्चुअली में यही उसका वल्ब होता है। क्या होता है? वल्ब होता है। और वल्ब मैंने कितना बनाया है बाबू?
दुगो, 4 गुण बनाए रे बाबू, एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, 4 बल बनाए। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के हृदय में कुल कितने बल्ब होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, बल्ब आप लोग देखे हैं कि नहीं कभी? नहीं देखे हो यार। अरे फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल के अंदर जो है कि ब्लॉडर होता है, उसमें जब हवा भरते हो तो जाता तो है, लेकिन वो हवा ऊपर नहीं आता है, क्योंकि उसमें बल्ब लगा रहता है। बल्ब का काम ही होता है कि बउआ आने तो देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे, है ना, आने तो देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। तो बल्ब का यही काम है कि आने देंगे लेकिन वापस नहीं जाने देंगे। तो होता क्या है कि जब ब्लड हमारे लंग्स से, फेफड़ा से जब शुद्ध होकर, जब फेफड़ा से ब्लड शुद्ध होकर जब हमारे हृदय में आता है, जब हमारे कहां आता है बाबू, जब हमारे हृदय में आ रहा है, मान लीजिए कि इधर से ये शुद्ध होकर हमारा ब्लड आ गया कहां पर, इसमें हृदय में आ गया हमारा ब्लड। तो जैसे हृदय में आया तो हमारा ये लेफ्ट आर्टरियम है ना, जिसको हम लोग कहते हैं बायां अलिंद। इसको क्या कहते हैं? बायां अलिंद। तो इस बाएं अलिंद में जैसे ये ब्लड यहां पर पहुंचा, और चूंकि मैं इसे पिंक से इसलिए दिखा रहा हूं चूंकि यह शुद्ध ब्लड है। कैसा है बाबू? ये शुद्ध ब्लड है, ये प्योर ब्लड। और देखिए चेंबर की क्या आवश्यकता होती है हमारे हृदय में, क्यों होता है चेंबर, क्यों ये 4 प्रकोष्ठ में डिवाइड रहता है? इसलिए रहता है क्योंकि जैसे फेफड़े से वह ब्लड हमारे आर्टरियम में पहुंचा, अलिंद में पहुंचा, तो इसमें यहां पर संकुचन होगा। इसमें क्या होगा बाबू? संकुचन होगा। तो जैसे संकुचन होगा ये हमारे बाएं अलिंद में, तो यहां से जब ब्लड प्रेशर के साथ जब दबाया जाएगा तो ब्लड इसमें आएगा। क्योंकि जगह कहीं निकलने के लिए ब्लड की नहीं है, सीधे यहां पर ये बल्ब है, वही एक रास्ता है। उसी में से ब्लड जो है कि जैसे सिरिंज से आप जो है कि कैसे जो है कि पानी को या किसी लिक्विड को या उसकी दवा को लेके अगर प्रेशर लगाते हैं तो वो जाता है, उसी तरीका से जब यहां से इसमें संकुचन होता है तो वह इसमें जो है कि वह आता है। ठीक है, और जब इसमें वो आ गया, जब इसमें वो आ गया इस तरह से करके, इसको इसी के अधीन होता है वो, तो जब इसमें ये आ गया, अब क्या होता है कि हमारा जो निलय है इसको जो है कि बायां निलय कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बायां निलय कहते हैं। अब इसमें आया ब्लड सब आ गया, अब इसमें इस बाएं निलय में संकुचन हुआ, तो जैसे संकुचन हुआ यहां से भी चारों तरफ से, तो यह ब्लड जो है कि इसमें प्रवेश किया। तो चूंकि जब ब्लड इसमें आ गया है और मैंने कहा कि ये बल्ब है, तो आ तो जाएगा लेकिन बल्ब उसको वापस उसमें रिटर्न होने नहीं देगा। और इसके इसी ऊपरी भाग से, इसी निलय के साथ ऊपर दीवार पर ये जुड़ा हुआ है हमारा एरोटा वाला आर्टरी। ये एरोटा वाला आर्टरी है, ये एरोटा वाला आर्टरी है, और यहां पर बल्ब होता है। तो जैसे हमारे इस वेंट्रियम में यहां संकुचन हुआ तो वह ब्लड यहां से चला जाता है बउआ इसमें, और इससे होते हुए हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक यह शुद्ध जो रक्त है वह क्या होता है? जाने लगता है।
यानी हमारे हृदय का आधा का यह जो भाग है ये रिस्पॉन्सिबल है प्योर ब्लड सर्कुलेशन के लिए। हृदय में जो 4 चेंबर हैं उस 4 चेंबर का एक लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल ये रिस्पॉन्सिबल है शुद्ध रक्त का सर्कुलेशन के लिए। देख रहे हैं ना, इसमें शुद्ध रक्त आया। अब ये सर्कुलेट होते हुए शरीर के विभिन्न अंगों तक जाएगा। ये क्या होगा, ये शरीर के विभिन्न अंगों तक ये जा रहा है। ये जा रहा है, ये ऐसे आया और मान लिए कि ये अंग तक ये पहुंच गया। और चूंकि इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें क्या है बाबू, ये शुद्ध रक्त है। और शुद्ध रक्त क्यों है, ऑक्सीजन है। वेरी गुड, इसमें ऑक्सीजन है और ये अंगों तक पहुंच गया है, ऑर्गन्स तक पहुंच गया है। तो जैसे ये ऑर्गन्स तक ये पहुंच जाएगा तो आप देखिए कि जब ऑर्गन्स तक ये पहुंच गया, ये ऑर्गन्स तक पहुंच गया तो इसके बाद ये CO2 युक्त, अब चूंकि ऑक्सीजन इस्तेमाल हो चुका है, ऑर्गन्स तक पहुंच गया, बाय प्रोडक्ट CO2 उसको मिला। अब ये CO2 वाला जो रक्त है वह रक्त हमारा आ गया राइट एट्रियम में, यानी दाहिने अलिंद में। और जब दाहिने अलिंद में आया तो यहां से क्या हुआ कि उसको पंप किया गया, संकुचन हुआ। तो जैसे ये अशुद्ध रक्त इसमें पहुंचा और इसमें जब संकुचन होगा तो यह रक्त जो है कहां जाएगा, इसमें आएगा, यानी कि RV में आएगा। इसमें आया वो रक्त ऐसे होकर, अब फिर इसमें जब आ गया तो इसमें संकुचन होगा, इसमें संकुचन होगा तो इसमें चला जाएगा। और जब उसमें जाएगा तो यहां से ये होते हुए, अब चूंकि यही हमारा जो है पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या है बाबू, कहां चला गया, ये चला गया, यही हमारा पल्मोनरी आर्टरी है। और इस पल्मोनरी आर्टरी से यह हमारा जो ब्लड है वो जाएगा सीधे हमारे लंग्स में, है ना बउआ। ये कहां जाएगा, हमारा यहां पर जो है हमारा यहां पर ये लंग्स मौजूद है, ये हमारा लंग्स मौजूद है यहां पर। तो ये चला गया लंग्स में, ये क्या जा रहा है लंग्स में, CO2 वाला जा रहा है। और फिर यहां से लंग्स से वो क्या हो जाएगा, शुद्ध होगा बाबू। और शुद्ध होकर वह आ जाएगा किसमें, हमारे ये पल्मोनरी वेन्स हैं, ये क्या है, पल्मोनरी वेन है। और इससे हमारा आ जाएगा किसमें, हृदय में। तो ये पल्मोनरी हमारी जो है कि वेन है जिसको हम लोग फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं। पल्मोनरी वेन को क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय इसको शिरा कहते हैं, इसमें आ गया। और ये है फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, यानी कि ये भी एक अपवाद है और ये भी एक अपवाद, क्योंकि जितनी भी धमनियां हैं, जितनी भी धमनी है उसमें शुद्ध रक्त होता, समझा। और जितनी भी शिराएं हैं उसमें अशुद्ध रक्त होता, अशुद्ध रक्त होता है CO2 युक्त।
उसमें रक्त होता है। लेकिन धमनी तो यहां लिखा हुआ है, मैंने कहा कि धमनी में शुद्ध होता है, लेकिन यह इसका अपवाद है, ठीक है, जिसमें कि अशुद्ध रक्त है, यही है। और ये भी शिरा है, और जितनी शिराएं हैं उसमें अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन इसमें जो है कि ये शुद्ध रक्त है, इसमें क्या है, ये शुद्ध रक्त है, तो ये भी एक अपवाद है। और यहां से यह रक्त फिर से हमारे कहां आता है बाबू, ये हृदय में चला आता है। ये हमारे हृदय में चला आया, और इस तरह से हमारा ब्लड अपना एक सर्कुलेशन को पूरा करता। बात समझ में आई कि नहीं? किसको नहीं आई? अपेक्षा, तुमसे अपेक्षा नहीं थी। देख बाबू सुनो, अपेक्षा मैंने कहा कि ये हमारा क्या है, अपेक्षा ये है हमारा लंग्स, ठीक है। समझ में आया, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में आता है तो उसके बाद जब वो कार्बन के साथ जब वो बाई प्रोडक्ट करता है उसका, और फिर वो जो हार्ट में जाता है, मतलब राइट ऑरिकल में, हाँ, तो उसके बाद जैसे कि ये तो ब्लड इसमें आ गया, इसमें आया है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें भी संकुचन होगा नहीं? तो जब संकुचन होगा, संकुचन का काम ऊपर से होता है, ऊपर से ये प्रेशर ऐसे लगता है, ठीक है ना, नीचे की तरफ। तो ब्लड जो इसमें भरा हुआ है ये अशुद्ध रक्त, तो अशुद्ध रक्त को निकलने की जो जगह है वो नीचे की तरफ है, क्योंकि यहां वल्व है, जैसे कि यहां प्रोसेस हुआ था, सेम वैसा ही इसमें प्रोसेस होगा। तो जब इधर से संकुचन होगा तो ब्लड उस सिरिंज की तरह इसमें आएगा, अशुद्ध है। जो प्रोसेस यहां शुद्ध रक्त के साथ हुआ था, अब यहां अशुद्ध रक्त के साथ इसे वेंट्रिकल में भी प्रोसेस होगा, तो यहां संकुचन होगा। तो संकुचन होगा तो अब ब्लड के जाने का रास्ता सिर्फ यही है जहां पर वल्व है। अब इससे होकर, इस वल्व से होकर जैसे इसमें प्रवेश करेगा, तो यही हमारी धमनी है, जिसको पल्मोनरी वेन्स कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। तो इस पल्मोनरी आर्टरी में वो प्रवेश कर गया अशुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त जाएगा लंग्स तक, चूंकि जाएगा तभी तो वहां शुद्ध होगा, तभी तो उसका प्यूरिफिकेशन होगा वहां पर। तो जैसे अब यहां पर गया, अब उसमें श्वसन क्रिया के दौरान हमारा जो ऑक्सीजन है ब्लड में आके मिलेगा, हीमोग्लोबिन के साथ आके चिपकेगा, और उसके बाद ये यहां से अब फिर हमारे हृदय में आएगा। लेकिन हृदय में जो शुद्ध ब्लड जो है, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, वह जैसे यहां पर आएगा, तो जिस रास्ते से होकर आ रहा है वही हमारी पल्मोनरी वेन्स है, जो कि मैंने कहा कि सभी वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन ये इसका एक्सेप्शन है। तो इसमें शुद्ध रक्त ये इसमें आया, फिर यहां पर वही फंक्शन होगा, संकुचन होगा, तो फिर इसमें आएगा वेंट्रिकल में लेफ्ट, फिर इसमें संकुचन होगा, तो यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, इसे जो है कि एरोटा में चला जाएगा, और यहां से महाधमनी से होकर ये हमारे शरीर के अंगों तक जाएगा, और इस तरह से ये अपना एक सर्कुलेशन पूरा करेगा। आप बोलो, क्लियर? तो इस तरह से हम लोग देखते क्या है कि हमारा ब्लड जो है ये सर्कुलेट करता है। अब रही बात कि आखिर ये जो ब्लड है तो हमारे शरीर में कितना है, तो ऐसा माना जाता है कि 5 से 5.5 लीटर, 5 से साढ़े कितना है बाबू, 5 से 5.5 लीटर है। यानी ब्लड हमारे शरीर में मान के चलिए कि लगभग 5.5 लीटर के आसपास होता। नहीं, जब सब चीज में बाबू कम है तो लड़कियों में कैसे ज्यादा होगा? आए पीती है, अच्छा वो मतलब कि महिलाएं खून पीती हैं नहीं?
अच्छा, तो कहता नहीं है उसमें वो सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की एक फिल्म थी बड़ी अच्छी सी प्यारी सी, जिसमें था कि पहले हंसाती है फिर बहुत रुलाती है, जाने क्यों लड़कियां लड़कों से ही नहीं होती। लेकिन वो जब गिनाना शुरू की है तो कान में उंगली लगा लिया, नहीं जानवर से इंसान बनाती है, ना जाने क्या क्या सुनाती है, नहीं बहुत बातें बताती है उसमें। पता नहीं कौन सी फिल्म थी, हम तुम, हाँ हम तुम, यस हम तुम। तो खैर भाई देवी, तो मैंने कहा बाबू कि हमारे ब्लड में जो पार्टिसिपेशन होता है सर्कुलेशन में, तो पहला तो हो गया हमारा हार्ट, हृदय, जो कि हृदय की हम लोग बातें कर रहे थे। और ये जो स्वस्थ हृदय है, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि स्वस्थ हृदय जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। बीमार हृदय जो होता है उसकी धड़कनें मंद हो जाती है। मैंने कहा कि हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए वह जो है कि कंट्रोल में रहे, अगर वह वीक हो गया है तो उसके लिए पेसमेकर का इस्तेमाल किया जाता है, पेसमेकर लगाया जाता है ताकि हृदय की जो कमजोरी है उसको दूर किया जा सकता है। उसमें जो है कि विद्युत रासायनिक जो क्रियाएं उसमें होती है उसको धड़कने के लिए, तो वह उसको जो है प्रोवाइड करता है। दूसरी बात इसमें ये होती है कि मैंने कहा कि हृदय की धड़कन को तेज करने के लिए, हमारे प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम लोग देते हैं सोडियम को यूज करने के लिए उसकी दवाई दी जाती है, जिसका अगर ब्लड प्रेशर लो है तो उसको क्या है कि सोडियम के इंजेक्शन दिया जाता है, या सोडियम युक्त जो है उसको सेलाइन चढ़ाया जाता है। या घर में जो है कि किसी का मान लीजिए कि कम हो गया है तो आप थोड़ा सा जो है कि नमक वगैरह जो है कि नींबू वगैरह में घोल के उसको पिला दीजिए, तो उससे क्या होता है कि उसको जो है कि हार्ट बीट माने बढ़ जाता है। लेकिन किसी का बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में जो है कि आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं भाई, तो पोटेशियम युक्त जो दवाएं होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम से बढ़ाने का काम होता है, पोटेशियम से घटाने का काम होता है। क्वेश्चन पूछता है कि हार्टबीट को घटाने के लिए, प्रेशर को घटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो पोटेशियम। प्रेशर को बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम का। तो इनकी दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। दूसरी बात इसमें यह है बाबू कि चूंकि मैंने कहा कि फर्स्ट हमारा ये हार्ट हो गया, और हार्ट जो बना होता है ये कनेक्टिंग टिश्यू का बना होता है, संयोजी ऊतक से बना होता है। चूंकि हमारा ब्लड भी जो होता है, हालांकि वो कार्डियक टिश्यू कहलाता है, हमारा हृदय जो है कार्डियक टिश्यू कहलाता है, कार्डियक मसल्स होता है, और इसमें जो ब्लड दौड़ रहा है, तो ये जो हमारा ब्लड इसमें दौड़ रहा है, तो ये एक्चुअली में हमारी संयोजी ऊतक होता है। कौन सा होता है, संयोजी ऊतक से हमारा ये ब्लड जो है ये बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसी से हमारा ब्लड बना होता है। तो उसमें दूसरा जो कंपोनेंट हो गया ब्लड हो गया। एक में मैंने कहा कि हमारा हार्ट है, दूसरा हमारा जो है कि ये ब्लड है, और तीसरा जो है हमारा वेन्स एंड आर्टरीज है ना बाबू। ये तीन चीजें हमारे ब्लड सर्कुलेशन में मौजूद होती है। जहां तक बात है ब्लड की, तो मैंने कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड 5 से 5.5 लीटर के बीच मौजूद होता है। अब ये जो ब्लड होता है, तो ब्लड में मैंने कहा कि टोटल हमारे इस ब्लड में जो मटेरियल्स मौजूद होते हैं उसमें मैंने कहा कि 45% ब्लड सेल्स की मौजूदगी होती है, और इसमें 55% प्लाज्मा के रूप में मौजूद होता है। एक चीज और देखिएगा आप लोग की बातें आती है कि भाई अपना सीरम दे के आओ, ब्लड का जो सैंपल होता है तो उसको सैंपल, ब्लड सैंपल को लोग कहता है कि सीरम दे के आओ। तो ये सीरम क्या होता है,
ब्लड सीरम का क्या मतलब है? देखिए होता क्या है ना कि हमारे ब्लड में बहुत सारी प्रोटीन्स की मौजूदगी होती है, ठीक है। हमारे ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन की मौजूदगी होती है, और जो भी प्रोटीन है हमारे ब्लड में मौजूद, तो वे लिक्विड के रूप में ही मौजूद हैं, उसमें घुले हुए हैं। और चूंकि जब ब्लड हमारे शरीर के अंदर जिस अवस्था में है, जिस रूप में है, जिस लिक्विड फॉर्म में है, उसी लिक्विड फॉर्म को निकाल कर और हम उसको जो है कि जब उसकी जांच करते हैं तो सीरम कहलाता है। लेकिन ब्लड जब सॉलिडिफिकेशन उसका हो जाता है, जम जाता है, तब वो सीरम नहीं रह जाता। हालांकि उससे हम जांच कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों का जांच हम जो है कि सॉलिड जो ब्लड है उसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो सीरम नहीं। तो सीरम का मतलब ही होता है कि शरीर के जिस अवस्था में ब्लड है उसी अवस्था में जब हम सैंपल लेते हैं तो वो सीरम कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात इसमें यह है कि ये जो हमारा ब्लड है, तो इस ब्लड में मैंने कहा कि 45% ब्लड सेल्स हैं। अब ये जो ब्लड सेल्स हैं, ये ब्लड सेल्स तीन तरह के, एक हमारा हो गया आरबीसी, दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी, और तीसरा हो गया ब्लड प्लेटलेट्स, है ना बाबू, ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको बिंबाणु कहते हैं, रक्त बिंबाणु। तो चूंकि ये आरबीसी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, कणिकाएं हैं, तो ये लाल रक्त कणिकाएं हमारे इन तीनों ब्लड की कोशिकाओं में सबसे ज्यादा संख्या आरबीसी की ही होती है। सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? आरबीसी की ही होती है। और यह समझिए कि 1 मिलीलीटर में इसमें जो है कि 5 से 5.5 लाख ब्लड सेल्स होते हैं। 5 से 5.5 लाख इसमें ब्लड सेल्स होते हैं। किसमें? सिर्फ 1 mm ब्लड में, समझ रहे हैं ना। उसमें जो है कि इसके जो है कि रक्त कोशिकाओं की संख्या 5 से 5.5 लाख होती, यानी 5 लाख से लेके 5.5 लाख तक होती। और इसी में मौजूदगी होती है हमारे हीमोग्लोबिन की। इसकी बाबू? हीमोग्लोबिन की इसी में उपस्थिति होती, और इसी की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता। इसी हीमोग्लोबिन की मौजूदगी के कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। और रक्त का लाल रंग तब होता है जब वह ऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है, यानी जब ऑक्सीकृत रक्त होता है, तब उसका रक्त रंग लाल होता है। लेकिन अगर उसमें ऑक्सीजन उस ब्लड में घुला हुआ नहीं रहे, तब हमारा जो वह रंग होगा वो बैगनी होगा, बैगनी कलर का तब होगा। लेकिन जैसे ऑक्सीकृत हो जाएगा तो उसका रंग लाल होगा। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि हीमोग्लोबिन में 2 चीजें मौजूद होती है, एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। हीम जो होता है वो एक्चुअली में वो पिगमेंट होता है, जिसको मैंने कहा कि वो बैगनी है, जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो लाल हो जाएगा। और उसमें जो ग्लोबिन है वह एक्चुअली में आयरन कंटेंट, तो एक्चुअली में क्या है? वो आयरन कंटेंट है। वही आयरन कंटेंट जो है ऑक्सीजन को अपने आप में आकर्षित करने का काम करता है, अपने में जो है एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो इस तरह से जो है कि ये हमारा जो आरबीसी है, जिसमें हीमोग्लोबिन की मौजूदगी है, और यह ब्लड को जो है, शुद्ध रक्त को जो है, हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाता। इसका जो काम है, इस आरबीसी का जो काम है वह है ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, ग्लूकोज को तोड़ने का काम करना, तोड़कर ऊर्जा मुक्त कराना, और वह ऊर्जा उस ऑर्गन को मिल सके, कोशिका को मिल सके, उत्तर को मिल सके, उसमें यह सहायता करना। इसका मेनली ये काम होता है। किसका? हमारे
आरबीसी का ये काम होता है। दूसरी बात ये है कि इसका जो लाइफ सर्किल होता है, तो लाइफ साइकिल इसका जो होता है 20 डेज से लेकर 120 डेज तक, यानी इसका जो जीवन चक्र होता है लाल रक्त कोशिकाओं की, लाल रक्त कणिकाओं की, तो यह 20 दिनों से लेकर 120 दिनों तक जीवित रहता। और इसकी जो उत्पत्ति होती है आरबीसी की, तो आरबीसी की उत्पत्ति होती है कहां पर? रेड बोन मैरो में। कहां पर होती है बाबू? इसकी उत्पत्ति जो होती है वह होती है रेड बोन मैरो में, आरबीएम में। किसमें होती है? आरबीएम में होती है, रेड बोन मैरो में आरबीसी की उत्पत्ति होती है। तो जाहिर सी बात है कि पैदा हुआ कहां पर? रेड बोन मैरो में। और इसकी जो मौत होती है वो लीवर में होती है। किसमें होती है बाबू? लीवर में इसकी मौत होती है। और इसका अंतिम रूप से विसर्जन जो होता है, जहां पर दफन हो जाती है, वो एस्प्लीन में होता है। किसमें होता है? एस्प्लीन में, जिसको हम लोग जो है रक्त का कब्रगाह कहते हैं, रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं एस्प्लीन को, यानी पलीहा को, जिसको हम लोग तिल्ली भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है कि एस्प्लीन में गया, और एस्प्लीन में जाने के बाद जो है उसका जो है कि अंतिम रूप से पंच तत्व में विलीन हो गया। तो ये रक्त जो है उसी में जाके उमड़ जाता है। अब चूंकि इसमें, इस आरबीसी में कई तरह के प्रोटीन की मौजूदगी होती है, जिसमें फिब्रिनोजीन होता, ग्लोबिन होता, इसमें जो है कि आपका हिपैरिन होता। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग कि फिब्रिनोजीन होता है, ग्लोबिन होता है, एल्बुमिन भी होता है। तो चूंकि ये जो फिब्रिनोजीन होता है, तो फिब्रिनोजीन का काम ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है, तो वह रक्त उसका थक्का न बन पाए। फिब्रिनोजीन का काम होता है कि शरीर के अंदर जो ब्लड है वो थक्का नहीं बनना चाहिए। अगर फिब्रिनोजीन आपके पास नहीं रहेगा तो आपका ब्लड जो है कि शरीर के अंदर थक्का बन जाएगा। ये वही काम करता है कि उसको थक्का बनाने से रोकता। और अगर आपके ब्लड में, खासकर प्लेटलेट्स में, हिपैरिन नामक अगर प्रोटीन की उपस्थिति है, तो आपके शरीर का कोई अंग कट जाने के बाद वह हिपैरिन वहां पर पूरी तरह से उस ब्लड को जो है रोकने का काम करता है, और रोकने के लिए पहले उसको थक्का बना देता। तो हिपैरिन एक्टिव तब होता है जब हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है। तो हिपैरिन का काम है कि शरीर का कोई अंग, कोई भाग कट जाने के बाद रक्त का थक्का बनाने का काम कौन करता है? हिपैरिन। तो वही ब्लड अगर कट गया, बाहर निकल रहा है, तो थक्का बन गया। लेकिन वही ब्लड हमारी नसों में दौड़ रहा है तो थक्का नहीं बन पाता है। किसकी वजह से? फिब्रिनोजीन की वजह से। फिब्रिनोजीन की वजह से वो थक्का नहीं बन पाता। लेकिन जब बाहर निकला तो हिपैरिन की वजह से वो थक्का बन गया। तो हिपैरिन का होना भी जरूरी है और हमारा फिब्रिनोजीन का होना भी जरूरी है, ताकि ये हमारा ब्लड जो है शरीर के अंदर थक्का नहीं बने और बाहर निकलने के बाद थक्का जल्दी बन जाए। और ब्लड को क्लॉट करने में जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होना चाहिए, कितनी होनी चाहिए? ब्लड को थक्का बनने के लिए हमारे शरीर में जो ब्लड बाहर निकलता है उसको थक्का बनने के लिए मैक्सिमम टाइमिंग कितनी होनी चाहिए? बोलो बाबू, बोलो कितना मैक्सिमम? मैं पूछ रहा हूं 3 मिनट। मैक्सिमम कितना बाबू? 3 मिनट। अगर आपका ब्लड शरीर कट जाने के बाद 3 मिनट के भीतर अगर थक्का नहीं बन पाया, इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में विटामिन के की नितांत कमी हो गई है। आपका हिपैरिन प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर रहा। क्या बाबू? काट के
अच्छा, दूसरे का करेगा कि अपना करेगा? उसका तुम करेगा, उसको तो कॉन्फिडेंस है अपने पर। नहीं, अब क्या होता है कि विटामिन के का काम ही है ब्लड को थक्का बनाने में सहायता करना, विटामिन के का। और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड थक्का नहीं बन पाता है तो वह हेमोफीलिया का शिकार हो जाता है, वह हेमोफीलिया का शिकार हो जाता है। और इस तरह की समस्याओं की वजह से एनीमिया नामक रोग हो जाता और ज्यादातर महिलाओं में हो जाता, क्योंकि इनका अगर ब्लड क्लॉट नहीं किया, मतलब कि 3 मिनट के भीतर, तो उस कंडीशन में इनके शरीर से लगातार ब्लड का सेक्रेशन होता चला जाता है। और खासकर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उसका जो ड्यूरेशन होता है 5 दिनों तक का होता है, 4 से 5 दिनों तक का होता है। लेकिन अगर विटामिन के की नितांत कमी है तो उस कंडीशन में वो 5 की जगह 10 दिन हो जाता है, 12 दिन हो जाता है, 15 दिन हो जाता है। तो लगातार तो आपके शरीर से जो ब्लड सेल्स है तो लगातार निकल ही रहा है, और प्लस जो है कि उसका क्लॉटिंग हो नहीं पा रहा है, तो जिसकी वजह से उनमें खून की कमी हो जाती है, उसमें हेमोफीलिया रोग हो गया है और एनीमिया हो चुका है। उस कंडीशन में ज्यादातर हमारे देश में महिलाओं की मृत्यु जो है एनीमिया की वजह से होती है। हमारे देश में महिलाओं की ज्यादातर मृत्यु एनीमिया नामक रोग से होती है, रक्त अल्पता से होती है, खून की कमी से होती है। और इस तरह की समस्या तब होती है जब उसके शरीर में विटामिन के की माने बहुत ज्यादा कमी होती है, तो इस तरह की समस्याएं सामने आती हैं। तो मैंने कहा बाबू कि ये आरबीसी। जहां तक बात है डब्ल्यूबीसी की, तो इस डब्ल्यूबीसी को हम लोग कहते हैं श्वेत रक्त निकाय। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त निकाय, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्सस। तो ये जो श्वेत रक्त निकाय हैं, इनका काम ये होता है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करना, इम्यूनिटी पावर को डेवलप करना, रोगों से लड़ने के लिए शरीर को तैयार रखना। इनका काम यही होता कि जो भी अगर हानिकारक बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर गया और अगर आपका डब्ल्यूबीसी स्ट्रांग है तो वह रोग आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक तरह का जो है ये आपके शरीर में बीमारियों के लिए रक्षा कवच का काम करता है। रक्षा कवच का जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट होता है ना, उसी तरीका से ये बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम करता है कि लगातार जो है कि आके जो है कि विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया वायरस जो है आपको चाह रहा है कि एकदम आपको बीमार कर दे, लेकिन ये सबको नष्ट करने का काम करता है। यही डब्ल्यूबीसी जब ये कमजोर हो जाता तो उस कंडीशन में जो है आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। आरबीसी की जो मैं बातें कह रहा था, इस आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। इसमें केंद्रक की मौजूदगी होती है डब्ल्यूबीसी में। और ये जो है कि ल्यूकेमिया नामक जो बीमारी होती है, ल्यूकेमिया नाम सुने हैं ना? ल्यूकेमिया, ईशा, ल्यूकेमिया। अच्छा, एक होता है ल्यूकोसाइट्स। तो डब्ल्यूबीसी को हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स होता है आपको आरबीसी को, एरिथ्रोसाइट को आरबीसी, ल्यूकोसाइट कहते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी को। और ल्यूको का मतलब ही होता है श्वेत। ल्यूको का मतलब होता है श्वेत। जैसे कि किसी को श्वेत, जिसे दाग धब्बा है शरीर पर, है ना, तो ल्यूकोडर्मा उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोडर्मा। डर्म का मतलब होता है स्किन, त्वचा। डर्म का मतलब क्या होता है? त्वचा। और ल्यूको का मतलब आता है श्वेत। तो श्वेत स्किन, व्हाइट स्किन,
तो किसी किसी में जो है कि उस तरह के जो दाग धब्बा हो जाता है, उजला उजला, जिसको अलग अलग लोग नामों से सिहुली वगैरह भी कहता है, या और भी बहुत सारे नाम से लोग जानता है। तो उस तरह के जो बीमारियां हो जाती है स्किन डिजीज, तो उसको जो है कि ल्यूकोडर्मा कहते हैं। तो ल्यूको का मतलब ही होता है श्वेत। तो वो जो बीमारी है वो फंगल डिजीज है। कैसी डिजीज है? वो फंगल डिजीज है। एक तरह का फंगस होता है, फंगस की वजह से वैसा होता है। उसी तरीके से फंगस की वजह से ही फंगल डिजीज भी ल्यूकोरिया होता है, जो महिलाओं का रोग होता है ल्यूकोरिया, जिसको श्वेत प्रदत्त रोग कहते हैं। वे श्वेत जो है व्हाइट लिक्विड जो होती है, महिलाओं में डिस्चार्ज अधिक मात्रा में होने लगेगा। तो समझिए कि जब अधिक मात्रा में व्हाइट लिक्विड डिस्चार्ज होते चला जाएगा, तो वह नेचुरल फेनोमेना नहीं है, बल्कि वह जो है कि ड्यू टू इफेक्ट ऑफ फंगल। और उसकी वजह यह होती है कि आपकी शरीर की साफ सफाई का न होना। साफ सफाई न होने की वजह से इस तरह की बीमारियां होती है। इसलिए खासकर चाहिए कि लोग कहते हैं, हमारा जो धर्म कहता है, संस्कृति कहती है कि किसी व्यक्ति के ईमान का जो आधा हिस्सा है वह साफ सफाई। आप अपने शरीर की साफ सफाई रखें, जिस जगह पर रहे उसकी साफ सफाई रखें, उस वातावरण की साफ सफाई रखें, ताकि सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सदा मुस्कुराते रहे, है ना। तो ये चीजें होती है। तो मैंने कहा बाबू कि ये जो WBC है, तो ये ल्यूकोसाइट्स है, और ल्यूकोसाइट्स में ये श्वेत है, यानी ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, यानी कि ये उजले रंग की होती है। इसमें न्यूक्लियस की मौजूदगी होती है, और यही हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जिम्मेदार होता है। अब क्या होता है कि सबको पता है कि यही रोगों से लड़ने वाला मेन आदमी है, यही किसी व्यक्ति के शरीर का सैनिक है। इस व्यक्ति के शरीर का सैनिक कौन है? WBC। तो जैसे कि पुरुषोत्तम श्री राम ने जब रावण वध किया था, तो कई जगह तीर मारा, मरबे नहीं करे। नहीं, तब बताया गया कि भाई नाभि में तीर मारो। नहीं, तब जो है कि रावण का प्राण निकलेगा। तब उन्होंने नाभि पर वार किया। अगर किसी घुसपैठिए को किसी देश में एंट्री मारना होता है, तो जो सरहद पर रक्षा कर रहा होता है, तो उस रक्षा प्रहरी को ठोकने का काम करता है, उसको साइड करने का काम करता है। जब उसको साइड कर देता है, तब उसका रास्ता आसान हो जाता है। तो कोई भी बीमारियां कोशिश करती हैं कि इसको डैमेज करे, WBC को डैमेज करे, और इसको डैमेज करने वाला एक ही वायरस है जो उसको डैमेज करने में सफल होता है। एक ही वायरस है जो क्या करता है, उसको डैमेज करने में यह सफल होता है, और उस वायरस का नाम है HIV वायरस। उस वायरस का नाम है HIV वायरस। हाँ, वो जो HIV वायरस है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो चला गया है चुपचाप बैठा हुआ, अटैक नहीं कर रहा, देख रहा है कि मजबूत है हमसे, एक झापड़ मारेगा तो लातन मुंह का मारेगा, ये चुपचाप रहता है, इंतजार करता है कि बेटा कभी तो तुम कमजोर होगा। और जैसे ये जरा सा कमजोर होता है कि वो वायरस एक्टिव हो जाता है और उसको दबोच लेता है। तो HIV वायरस में सबसे ज्यादा जो रक्त कणिकाएं, जो ब्लड प्रभावित होती हैं, वह WBC होती है। और अगर आपका WBC स्ट्रांग है, HIV वायरस प्रवेश भी कर गया है, लेकिन आपका WBC मौजूद है, तो आपके शरीर में वायरस चला जाएगा इस दुनिया से, लेकिन आप जो है उसकी वजह से नहीं मरिएगा। इसलिए WBC को हमेशा मजबूत रखिए। और मजबूत रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप WBC को मजबूत रखने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? करना यह पड़ेगा कि आप जो है गर्म
जो पानी है तो पानी में थोड़ी सी दालचीनी डाल लीजिए, 1-2 लौंग डाल लीजिए, है ना, और उसको जो है काढ़ा बना के और उसको पीजिए चाय की तरह। आपका WBC भयंकर मजबूत रहेगा। ये जो भी जो है ना कि जितना सब कोविड-19 वगैरह सब आया था, उसमें लोगों को काढ़ा पीने की बातें कही जाती थी। मैं जिस फ्लैट में रहता हूं, मेरे फ्लैट में 2-2 कैजुअलिटी हो चुकी थी। मेरे फ्लैट में 2-2 कैजुअलिटी हो चुकी थी, और ठीक उसके ऊपर मैं था, मेरी फैमिली थी, और हम लोग को खांसी, सर्दी, जुकाम तक किसी को नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं इन चीजों पर जो है, नेचुरल जो चीजें हैं, बड़ी मैं ध्यान देता हूं। मैं पर डे, आज की डेट में भी काढ़ा जरूर पीते हैं। हमको 6-6 महीने तक सर्दी नहीं होती, 6-6 महीने तक सर्दी जुकाम कुछ नहीं होता। अरे भाई, कमजोर WBC रहेगा तब तो। हम तो कहते हैं कि तुमको सर्दी है, आओ छींको, अब मेरा WBC है, तुरंत खड़ा हो जाएगा, चलो। क्या बाबू, तुमको भी नहीं होती है? खूब होती है, काढ़ा पियो। तो मैंने कहा बाबू कि ये जो है कि हमारा WBC क्या करता है, वो लड़ने का काम करता है, और यह हमारे शरीर में 6 से 8 हजार, ठीक है, 6 से 8 हजार के बीच इसकी जो है कि रक्त कणिकाएं होती, 6 से 8 हजार के बीच। और इसका जो है, समझिए कि जो अग्निवीर, केंद्र सरकार की जो रक्षा मंत्रालय की जो योजना है अग्निवीर, तो उसमें क्या होता था, पहले होता था कि भाई अगर आप आर्मी में चले गए, सेना में चले गए, तो आपका जॉब सुनिश्चित हो गया। इसमें है कि अगर अच्छा परफॉर्म कीजिएगा तो आप इन रहिएगा, नहीं तो आउट होइएगा। अग्निवीर में यही है। उसी तरीके से ये भी जो है कि ऐसा नहीं कि आ गए तो एकदम जो है कि 4 महीने तक जो है कि एकदम पूरी तरह से निश्चिंत हो, ऐसी बात नहीं है। ये जो है कि 2 से 5 दिनों में आपकी जगह दूसरा एनर्जेटिक आएगा, क्योंकि इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 से 5 दिनों का होता है, WBC के रक्त कोशिकाओं का। यानी 2 से 5 दिनों तक ये रक्त कोशिकाएं जीवित रहेंगी, उनकी जगह एक बिल्कुल एनर्जेटिक रक्त कोशिकाएं चली आ जाएंगी। तो जब ये लगातार इस तरह के प्रोसेस में गुजरेगा तो इम्यूनिटी पावर जो है कि हमेशा आपका स्ट्रांग रहेगा। अब चूंकि ये जो WBC है, अगर इसका आकार क्या होता है, नुकीला होता, कोणीय हो जाता, तो अगर उसका आकार जो है कि इस तरह से, अगर ये WBC का इस तरह के आकार हो गया, तो इसके शेप को जांच करने के बाद ही कहा जाता है कि इसे ल्यूकेमिया हो गया है, ब्लड कैंसर हो गया। जो ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। तो जो ब्लड कैंसर होता है उसी को ल्यूकेमिया कहते हैं, और उस ल्यूकेमिया में जो WBC होती है वह जो है कि उसका शेप कोणीय हो जाता, नुकीला हो जाता, और वह सेल दूसरे सेल को जो है वो लगातार जो है कि डैमेज करता, और जिसकी वजह से बेइंतहा दर्द होता। इसलिए ब्लड कैंसर वाले लोगों को जो है कि बहुत पेन होता। अगर किसी के पार्टिकुलर किसी ऑर्गन में अगर है उस तरह का, तो पेन में कुछ राहत रहती है, लेकिन कैंसर में पेन होता ही बहुत ज्यादा। और जिसके ब्लड में ही इस तरह का है, ब्लड कैंसर ही है, तो जाहिर सी बात है शरीर जो चल रहा है तो ब्लड की वजह से ही चल रहा है, तो उनका शरीर जो है कि इससे पूरी तरह से प्रभावित रहेगा। तो उस कंडीशन में जो है कि उन्हें ब्लड चढ़ाना पड़ता है, न्यू ब्लड ये करना पड़ता है, लगातार जो है कि उन्हें केमोथेरेपी करनी पड़ती है,
तो बेचारे बहुत कष्ट में होते हैं। इसका एक ही निदान है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करते हैं, ताकि जो व्हाइट बोन मैरो है, व्हाइट बोन मैरो से ही WBC का निर्माण होता है, तो व्हाइट बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करना। और बोन मैरो का ट्रांसप्लांट की सुविधा जो है कि हमारे देश में उतना सक्सेसफुल नहीं है, ये सब अमेरिका वगैरह में सक्सेसफुल है, वो भी ज्यादा नहीं। एक फिल्म आई थी वास्तव, शायद संजय दत्त की शायद फिल्म थी, उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बातें थी। कोई बच्चा ब्लड कैंसर से पीड़ित रहता है, पता नहीं कौन सी फिल्म थी, वास्तव थी या कोई और फिल्म थी, संजय दत्त की लेकिन फिल्म थी। नहीं देखे थे आप लोग? हाँ, एक बच्चा कैंसर से पीड़ित रहता है, छोटा सा बच्चा है, महिमा चौधरी भी शायद हीरोइन है उसमें, देखे हो ना? हाँ, तो उसमें संजय दत्त से उसका मैच करता है, और संजय दत्त ही उस बच्चे को बचाने के लिए बहुत बड़ा क्रिमिनल रहता है उसमें वो। तो आज नहीं तो उसमें इस तरह की बातें जो है कि है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो WBC है हमारा बाबू है, तो वह जो है कि एक्चुअली में हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उसे ये लड़ने का काम ये करता है। उसके बाद आप देखते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की बातें आती हैं। इसकी बातें आती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स की बातें आती हैं। और ये जो रक्त बिंबाणु है, यह रक्त बिंबाणु जो है 3.5 लाख से 4.5 लाख mm होता है हमारे शरीर में, और ये एक्चुअली में घाव को भरने का काम करता है, जख्म को भरने का काम करता है। और क्या हो गया? अच्छा, उतना प्यारा गाना अलार्म के लिए रखा जाए तो और मजे से नींद आ जाएगी। नहीं है अर्जी दीवानों की, नहीं बाप। अलार्म का मतलब होता है कि इरिटेटिंग टाइप के रखा जाता है, कि मतलब ये नहीं कि कोई लोरी गा रहा है और सर से हला रहा है तो और नींद आ जाएगी, इरिटेट कर दे, ऐसे करके एकदम बजे तो जल्दी से बंद करिए, उठो, मूड नींद खराब हो गई, उठ गया। और एक चीज और ध्यान में रखो, अलार्म सबसे बेहतर ब्रेन होता है, ब्रेन से बेहतर कोई अलार्म होता ही नहीं। अगर ये सोच लो सोने से पहले कि हमको इतने बजे जग जाना है, उस सेट हो गया, उसे आधा घंटा पहले ही जग जाइएगा। हाँ हाँ हाँ। तो और ये जो आर्टिफिशियल अलार्म है, इसके सहारे अगर आप जगने के प्रयास कीजिएगा ना, तो लगाए हुए हैं कि भाई 4 बजे पक्का उठ जाएंगे, वो बजेगा, उठिएगा, बंद करके सोचे अच्छा 5 मिनट बाद उठते हैं, तो ये 4 बजे के लगाए थे, सीधे 8 बजे उठिएगा। नहीं, तो कभी भी जो है ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। अलार्म वगैरह ब्रेन में सेट कर लो, आदत बन जाएगी, कितने बजे हम उठना है तो उठना है। तो मैंने कहा कि ब्लड प्लेटलेट्स, ये जो ब्लड प्लेटलेट्स है, रक्त बिंबाणु है, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, और इसी में हिपैरिन की मौजूदगी होती है, जो घाव भरने का काम करता है, ब्लड को कट जाने के बाद, शरीर कट जाने के बाद थक्का बनाने का काम करता है। और डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित यही होता है, डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित ब्लड प्लेटलेट्स होता है। और जब ये प्रभावित हो जाता है तो उस कंडीशन में, चूंकि घाव को तो भरेगा नहीं, उस कंडीशन में ब्लड अगर निकल रहा है तो उसको जो है कि क्लॉटिंग तो करेगा, चूंकि हिपैरिन तो है ही नहीं, तो क्लॉटिंग करेगा ही नहीं। तो जो है कि आपका ये प्लेटलेट्स लगातार जब टूटता चला जाएगा तो उस कंडीशन में अब आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। जब 10,000 या 10,000 का, बल्कि जो है कि 40,000 से नीचे आ जाता है तो आप डेंजर कंडीशन में आने लगते हैं, डेंजर कंडीशन में आता है, फिर जो है कि आपको प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि ब्लड में अगर प्लेटलेट्स को बेहतरीन रखना तो जानते हैं क्या करना है? 2 गो मौसमी को पर डे खाइए, ना जूस नहीं बाबू, जूस तो लड़की लोग पीती है।
अच्छा हाँ, अच्छा हम भूल गए थे। नहीं, देखो कभी भी जब भी आप मौसमी वगैरह को खाओ, नारंगी वगैरह को आप खाओ, तो जूस निकाल के मत खाओ। लड़कियों को भी मैं बोल रहा हूं, उसको जो है कि छिलका केवल निकाल दो, अब बाकी को जो है कि चबा चबा के खाओ, रफेज अंदर जाना चाहिए। वो तो बीज उसका वैसे ही निकाल, बिच्चा नहीं, बीज उसका वैसे ही जो है कि वो आ जाएगा, वो खाने के दौरान तो आ ही जाता है, उसको फेंक दो उसको। हाँ, उसको फेंक दो, क्योंकि ये ऐसी एक्टिविटीज है ना कि हमारी जुबान या शरीर जो है कि इसको लेना है, वो खुद ब खुद वो सेंसिंग कर लेता है, वो खुद ब खुद साइड में आ जाएगा, वो निकल जाएगा। अच्छा यहाँ पर कोई कंकड़ी वगैरह है, खाना खा रहे हो, पड़ता है, तुरंत जो है कि लाता है बाहर। इस मामले में तो सबसे एक्सपर्ट जानते हैं कौन होता है? बंगाली लोग होता है, बहुत एक्सपर्ट। हम लोग फिश खाते, मछली अगर खाते हैं तो हम लोग बढ़िया से कि कांटा नहीं आ जाए, बच्चा को खिलाना है तो बढ़िया से मसल कि भाई कोई कांटा तो नहीं आ रहा है। एक मेरे मित्र हैं, बंगाली हैं, वो तो मछलियां उठाते थे फ्राई, और वैसे ही मुंह में डाली। अब हम उनको देख रहे हैं, तो बोले कि यार क्या देख रहे हो? हम लोग यार ये देख रहे हैं कि वैसे ही पूरे एकदम साबुत ले लिए, वो कांटा, बोला कि देखते रहो ना। वो खाते चले गए, और कांटा को जो है वो निकाल निकाल के जो है खुद ब खुद जो है कि एक जगह करके निकाल दिए। आपके कौन? अच्छा, ओ कांटा फंस जाता है गले में। देखिए हम लोग तो एक्सपर्ट नहीं ना है। एक बक्सर का एक अंजनी पांडे मेरा मित्र, अभी स्कूल टीचर है अंजनी पांडे, तो दिल्ली में जब रहते थे तो हुआ कि रजनीश सिंह बोले, जो अभी एडीएम है दिल्ली में, वो भी है, तो उन्होंने कहा कि ये निहाल भाई आज मछली खाया जाए। तो छुट्टी संडे था, चलो भाई। तो बड़ी बढ़िया, हम बहुत बढ़िया बनाते हैं, नो डाउट बाबू, बहुत बहुत टेस्टी बनाते हैं। हाँ हाँ बनाए थे। तो मेरी साली आई थी ना अभी जनवरी में, तो 8 तारीख को गई है, तो जितनी दिन रही तो बोली कि सिस्टर को कि अपने कि आप खाना मत बनाइएगा, जीजू से बनवाइए। और जितनी दिन थी माने ऑन डिमांड पर हमको बनाना पड़ता था। जाके बड़ी तारीफ की थी कि जीजू बड़ी बढ़िया बनाते हैं। हम लेके तो हम आए थे, हम वाइफ को बोले कि ऐसा नहीं कि ससुराल जाए तो कह दे सब कि जीजुए बनाएंगे, तब तो ससुराल छोड़ देंगे हम, है कि नहीं? तो खैर भाई, तो उसने क्या किया कि फ्राई फिश बनी, तो अभी बन ही रही थी, तो वो सोचा कि अंडा उंडा खाया था लेकिन मछली नहीं खाया था वो। वैसे ही और भी पिताजी को उसको पता नहीं कि अंडा खाया है वो, क्योंकि मैंने एकदम समझिए ना कि विशुद्ध ब्राह्मण है, तो अंडा दिल्ली में, हाँ विशुद्ध मैंने नॉनवेज नहीं, बिल्कुल नहीं, अंडा उंडा कुछ नहीं, लेकिन दिल्ली में चूंकि खा लिया था तो उठाया मछली और वैसे ही खा लिया। अब गया कांटा हल, अब जो है कि भैया ओह ओह कर रहा है। तो भात जो बना हुआ था ना चावल, तो उसको दिए कि लो इसे खाओ, तो खाया, तब अंदर गया तो कहा करी बाप रे बाप, भैया जान बच गई, नहीं तो अगर मर जाते तो मरला के बाद बाबूजी 2 गोली और मारते। तो हम लगी का है, तो बोल कहा कि कहते यही बात कि साला मरा भी तो मछली खा के। ऐसे ही समझा, तो ये चीज है। तो खैर भाई जी, तो मैंने कहा कि रफेज जो मौसमी होता है, नारंगी होती है, तो उसका जो है कि आप रफेज के साथ खाइए, वो आपके डाइजेशन में भी फायदा करता है, और प्लस आपके ब्लड प्लेटलेट्स को, उसके काउंट को बढ़ाने का काम करता है। किसी को डेंगू हो जाए, घबराने की कोई बात नहीं है, मौसमी 1 किलो पर डे चबा जाओ, छिलका उतार के 1 केजी दिन भर में, आपका जो है कि कुछ नहीं होगा, एकदम आसानी से आप एकदम जो है कि सुरक्षित बच जाइएगा। क्योंकि मुझे
मैं दिल्ली में था जिस समय मेरा मेंस का एग्जाम था यूपीएससी का, अक्टूबर के महीने में, उसी समय जो है कि हमको डेंगू हो गया था। तो जिसकी वजह से मेरा समझिए कि 3rd अटेम्प्ट यूपीएससी प्रभावित हुई थी मेंस में। तो ये चीज़ें थी। तो ये ब्लड प्लेट्स की ये बातें हैं। तो ये तो ब्लड 3 तरह का होता है बाबू, लेकिन हमारा जो ब्लड होता है तो उसके ग्रुप होते हैं। हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी, उसके बारे में बताया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में विलियम हार्वे ने। लेकिन कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने जो है ये ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर, ब्लड ग्रुप आरएच फैक्टर की बातें कही थी। और इसमें हम लोग देखते हैं कि ये देखिए, ये जो हमारा ब्लड ग्रुप है बाबू, ये ब्लड ग्रुप है, ये हमारा एंटीजन है और ये हमारा एंटी बॉडी है ना बाबू। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी है, ये है हमारा ब्लड ग्रुप ए, ये है बी, ये है ए बी और ये है ओ। अब चूंकि इसमें हमारे ए ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन होता है वो ए होता, क्या होता है? ए होता है। और इसमें एंटीबॉडी बी होता है, ठीक। बी में एंटीजन बी होता है और इसमें एंटीबॉडी ए होता है। ए बी में क्या होता है? एंटीजन ए बी होता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं होता। और ओ में जो है कि इसमें एंटीजन नहीं होता है और इसमें एंटीबॉडी ए बी होता, ठीक। देखिए एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही एक तरह का प्रोटीन होता है। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है? दोनों ही एक तरह का प्रोटीन होता है। इस एंटीजन का काम यह है कि एंटीबॉडी नामक प्रोटीन का सिंथेसिस करना। एंटीबॉडी प्रोटीन का निर्माण करने में एंटीजन हेल्पफुल होता। तो जिस व्यक्ति में ये एंटीजन अगर ए मौजूद है तो उसमें ये सिंथेसिस करके जो एंटीबॉडी बनाता है वो बी बनाता है। कभी भी ये सिंथेसिस करके अपने ग्रुप का बॉडी नहीं बनाएगा। अगर अपने ग्रुप का बनाएगा तो उसमें क्या होगा? चिपक जाएगा, बगावत हो जाएगी। तो जब चिपक जाएगा तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा। जैसे देखते हैं ना कि सांप में जो जहर होता है उसका जो वेनम होता है, तो सांप का जो जहर होता है एक्चुअली में वो जहर क्या होता है? प्रोटीन होता है। एक्चुअली में सांप का जो जहर होता है, जो वेनम होता है, एक्चुअली में वो तो प्रोटीन होता है, लेकिन वह प्रोटीन उसमें मौजूद है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही प्रोटीन अगर उस सांप का वेनम जो प्रोटीन है हमारे शरीर में आता है तो वह प्रोटीन हमारे शरीर के ब्लड के प्रोटीन के साथ जो है वह एडजस्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड सेल में चिपक जाता है और चिपक जाने के बाद उसको क्लॉट करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं कि आपको जो है कि दर्द होना शुरू हो जाएगा या बहुत भयंकर जो है कि चिल्लाहट शुरू हो जाएगी।
अगर आपको वेनम नामक जो प्रोटीन है सांप का अगर शरीर में प्रवेश कर गया तो ब्लड के साथ जैसे ही मिलना शुरू, तो ब्लड जो है कि एक दूसरे सेल जो है चिपकना शुरू हो जाएंगे, और जब चिपकना शुरू हो जाएगा तो ऑक्सीजन की जाहिर सी बात है कि कमी होने लगेगी, क्योंकि ब्लड जब चिपकना शुरू यानी क्लॉट करना शुरू, तो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, सर्कुलेशन नहीं होगा, और सर्कुलेशन नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन की जब सप्लाई नहीं होगी तो आपके शरीर का ऑर्गन जो है कि सुस्त पड़ने लगेंगे, और जब शरीर का ऑर्गन ऑक्सीजन की कमी की वजह से सुस्त पड़ने लगेंगे, उस कंडीशन में जो है कि आप रेस्ट में जाने लगेंगे। जब रेस्ट में जाने लगेंगे तो आपका ब्रेन जो है अब धीरे धीरे काम करना बंद करने लगेगा, तो अब आप जो है कि नशा होने लगेगा, बेहोशी होने लगेगी, और उस कंडीशन में आप चीर निद्रा में इस तरह से चले जाएंगे कि दोबारा जिंदगी में नहीं उठ पाएंगे। उसी को मौत कहते हैं। आए नहीं बाबू, तो इस तरह से जो है इस तरह से ये जो प्रोटीन है तो वो भी एक प्रोटीन है, किसी के लिए फायदेमंद प्रोटीन है। अब होता क्या है कि अगर आपको सांप काट लिया, वो प्रोटीन आपके शरीर में आया है, अब क्या करेगा भाई, अगर वो आगे बढ़ा तो फिर आपके ब्लड सेल को जो है कि वो चिपकाना शुरू कर देगा। तब जो है कि उसी तरह का प्रोटीन आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, उसी तरह का प्रोटीन को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, और जैसे वो प्रोटीन आपके शरीर में जाता है उसकी बहुत ही बारीक सा भाग, तब वो क्या करता है कि वह अपने ग्रुप को खोजता है। जैसे होता है ना कि पानी अपना आयतन ढूंढ लेता है, अगर चावल रखा हुआ है उसमें जो है कि